जापान के साथ जो भारत का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर क्या अपडेट आ रही है, पाकिस्तान की रशिया ने कौन सी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के ऊपर पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके ऊपर भारत और जापान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर ने आज अनाउंसमेंट की है कि अगले साल 2027 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत भारत के अंदर हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव सर ने बताया कि अगले साल 15 अगस्त 2027 को सूरत और पीलीमोड़ा के बीच बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके कुछ महीनों के बाद अगले फेज में वापी और सूरत सेक्शन को ओपन किया जाएगा एंड उसके अगले फेज में वापी अहमदाबाद सेक्शन को ऑपरेशनल किया जाएगा और देन फाइनली थाने और अहमदाबाद सेक्शन के बीच में फुल बुलेट ट्रेन की जर्नी देखने को मिलेगी। यानी कि 4 से 5 फेजेस में भारत के अंदर बुलेट ट्रेन 1 बाय 1 करके चलेगी। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पिछले कुछ समय से काफी नेगेटिव पीआर मिली है। साल 2017 में ये डील साइन हुई थी और स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट हो जाएगा और अहमदाबाद और मुंबई के बीच लोग बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करना भी 2023 में स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आज 2026 भी आ गया है और अभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसलिए भारत सरकार इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को सेक्शन वाइज ही कंप्लीट करने के ऊपर जोर दे रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस को लेकर। साल 2025 की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2025 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस की वैल्यू थी 85 रुपए 50 पैसे और आज साल क्लोज होते हुए 90 रुपए तक यानी कि इंडियन रुपीस ने 2025 को 90 रुपीस की वैल्यू के ऊपर क्लोज किया है। पिछले एक साल में इंडियन रुपीस परसेंटेज के टर्म्स में 5.26% डी वैल्यू हुआ है। अब ये नया साल हमने 90 रुपीस के लेवल के साथ स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कि इस साल इंडियन रुपीस की क्या परफॉर्मेंस रहती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर और इसमें पाकिस्तान का भी एंगल है। दरअसल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है कि वो किसी भी तरह रशिया के करीब आ जाए, लेकिन रशिया की नज़र में पाकिस्तान की क्या इज्जत है, रशिया के लिए पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये पिछले कल एक बार फिर से क्लियर हो गया है। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हर साल न्यू ईयर के ऊपर कई देशों को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजते हैं। नए साल की मुबारक देते हुए रशियन प्रेसिडेंट और रशियन गवर्नमेंट की तरफ से दुनिया के कई देशों के हेड्स को लेटर्स भेजे जाते हैं और ये चीज पिछले कल भी हुई। रशियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग इस साल भी व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के मित्र देशों के हेड्स को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मुबारकबाद दी है। और जैसे रशिया ने प्रेस रिलीज जारी करके उन देशों के नाम मेंशन किए जिनको ये बधाई संदेश भेजा गया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ 20 से 25 देश और वर्ल्ड लीडर्स के नाम शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को ग्रीटिंग्स नहीं दी गई हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान रशिया के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है या फिर रशिया पाकिस्तान को लेटर भेजकर भारत के साथ टाइज को खराब नहीं करना चाहता है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी रशिया ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। पिछले कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को खालिदा जिया के फ्यूनरल के ऊपर बांग्लादेश भेजा गया था और आज न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी आज खालिदा जिया को ट्रिब्यूट पेश करने बांग्लादेश के हाई कमीशन में गए थे और वहां पर कंडोलेंस बुक में वहां पर राजनाथ सिंह जी ने भारत की तरफ से एक मैसेज भी लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे पहले खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को लेटर भेजा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की काफी तारीफ भी की थी। इन सबको देखकर माना जा रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत अब बांग्लादेश के अंदर बीएनपी पार्टी के साथ टाइज को इम्प्रूव करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि ओपोजिशन में और भी कट्टर जमात इस्लामी एंड उनके साथ कट्टर इस्लामिक पार्टीज एक साथ आ गई हैं। इवन जो स्टूडेंट लीडर्स ने एनसीपी पार्टी खड़ी की थी उसने भी जमात इस्लामी के साथ अलायंस बना ली है, लेकिन भारत इन इलेक्शंस के अंदर अपना दांव बीएनपी पार्टी के ऊपर और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के ऊपर लगा रहा है, जो फ्यूचर में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने के प्रमुख दावेदार हैं। इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के टाइज स्टूडेंट पार्टी एनसीपी और जमात इस्लामी के साथ है, इसलिए जयशंकर सर ने बांग्लादेश जाकर भी यूनुस के साथ मुलाकात नहीं की, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह इन कंट्री से जो भी मिनिस्टर्स खालिदा जिया के फुनरल को अटेंड करने के लिए आए थे उन सब ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की थी, लेकिन भारत ने नहीं, केवल भारत ने स्किप की थी। आई होप कि बीएनपी के ऊपर भारत का दांव बिल्कुल सही साबित हो, लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हम डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद सब कुछ कबाड़ा कर दिया है। क्या पता इलेक्शंस जीतने के बाद बीएनपी पार्टी और तारिक रहमान क्या फैसला करते हैं,
लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट से पता चल रहा है कि भारत ने बीएनपी पार्टी के साथ टाइज इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दोनों देशों के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। युद्ध के समय सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो, इसके लिए भारत और पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि जिनेवा कन्वेंशंस के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए अगर हमारे बीच में कोई युद्ध होता है, कोई बड़े स्केल के ऊपर वॉर हो जाता है, तो उस केस में एक दूसरे देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वेपन्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल और पावर जनरेशन के लिए भी काफी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड अगर इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर गलती से भी हमला किया गया तो रेडिएशन के कारण लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान ने इसको लेकर कई सारी मीटिंग्स की थी और 3 दशक पहले 31 दिसंबर 1988 को आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था, एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जिसमें साफ तौर के ऊपर स्पष्ट किया गया है कि हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अपडेटेड लिस्ट आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे को बताएंगे किन लोकेशंस के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और ये नए ऐड हुए हैं। किसी भी युद्ध के समय इन लोकेशंस को टारगेट नहीं किया जाए। हर साल ये लिस्ट इसलिए शेयर की जाती है क्योंकि 1 जनवरी के बाद अगर पूरे साल के दौरान जो भी नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऐड हुए होंगे वो भी नेक्स्ट ईयर की अपडेटेड लिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि स्मॉल स्केल वॉर भी होता है तो उस केस में नए वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी पूरी तरह से सेफ रहें। 1991 से हर साल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट देते हैं और आज 1 जनवरी 2026 को भी हर साल की तरह ये 35 साल पुरानी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है और दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक दूसरे को न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट वापस से प्रोवाइड की है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी को ही एक दूसरे देश को अपनी जेलों में बंद प्रिजनर्स की भी एक लिस्ट शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक दूसरे देश के कितने प्रिजनर्स हैं, कितने कैदी हैं और किस आरोप में उनका टर्म कब पूरा होने वाला है। आज जो डेटा शेयर हुआ है उसके मुताबिक भारत की जेल्स में पाकिस्तान के 391 सिविल प्रिजनर्स हैं, जबकि 33 फिशरमैन यानी कि 33 मछुआरे भारत की जेलों में पाकिस्तान के हैं। वहीं पर पाकिस्तान ने बताया है कि उनकी जेलों में भारत के 58 सिविल प्रिजनर्स हैं और 199 मछुआरे हैं। भारत पाकिस्तान रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो कि जयशंकर सर के हैंडशेक को लेकर है। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर जब बांग्लादेश में खालिदा जिया का फ्यूनरल अटेंड करने गए थे, वहां पर जयशंकर सर ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अय्याज सदीक के साथ हैंडशेक किया था और कुछ बातें की थी। अभी जो हैंडशेक हुआ था इसको लेकर भारत में जयशंकर सर की काफी आलोचना हो रही थी। एनडीसी को पाकिस्तान अब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सेक्रेटरीट ने एक स्टेटमेंट इशू करके बताया है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अय्याज सादिक को हाथ मिलाने के लिए अप्रोच किया था, यानी कि हैंडशेक की पहल जयशंकर सर की तरफ से पहले की गई थी। अय्याज सदीक बस उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इसके साथ ही स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने यह भी ऐड किया है कि वो भारत को फॉल्स फ्लैग पहलगाम हमले में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने का भी ऑफर देते हैं। यानी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पहलगाम का हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पाकिस्तान डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए मसले सुलझाने के ऊपर जोर देता है। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग नाराज भी हो रहे हैं कि यहाँ पर भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं कर रही है, लेकिन जयशंकर सर हंसते हुए हाथ भी मिला रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जयशंकर सर का हाथ मिलाना ये सही था फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।